today we will discuss about the center of mass. The write down the name, chapter name is the center of mass. चैप्टर नेम इज द सेंटर ऑफ मास, और इसको प्यार से COM लिखेंगे, बार बार सेंटर ऑफ मास नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको प्यार से क्या लिखेंगे, COM लिखेंगे। देखो इस चैप्टर के अंदर में कंटेंट लिखना, कंटेंट्स के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीजें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, समझा कि नहीं समझा बच्चा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करेंगे COM क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए COM फॉर द पार्टिकल सिस्टम। लिखते चलो ना फटाफट, इतना जल्दी हो जाएगा। लिखो इंट्रोडक्शन COM, इंट्रोडक्शन COM, COM फॉर द डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम, मास सिस्टम के लिए डिस्कस करेंगे मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास सिस्टम के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस मास, COM फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। लिखो COM फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, COM फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, COM फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, ठीक है ना। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ COM एंड एप्लीकेशन ऑफ COM, मतलब COM का क्या इफेक्ट है हमारे जिंदगी में और एप्लीकेशन ऑफ COM, इफेक्ट ऑफ COM एंड एप्लीकेशन ऑफ COM। लिखो ना बच्चा, क्यों नहीं लिख रहे हो। नेक्स्ट लिखो कोलिजन थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन थ्योरम, ऐसे लिखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन थ्योरम। फिर से बोलूं क्या, फिर से बोल देता हूं, कुछ लोग छूट गए होंगे। तो हाय एवरीवन, फिर से स्टार्ट ही कर देते हैं। हाय एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेंटर ऑफ मास चैप्टर, एंड इन द सेंटर ऑफ मास चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन, देन COM, देन डिस्क्रीट मास सिस्टम के कारण में सेंटर ऑफ मास क्या होता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम, लिख लिया है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ COM या एप्लीकेशन ऑफ द COM डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोलिजन थ्योरम। कोलिजन थ्योरम के अंदर में डिस्कस करेंगे हम लोग परफेक्टली कोलिजन, लिख लेना, इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, elastic collision and inelastic collision, inelastic collision. This is the content we will discuss in the COM, and this chapter is the very important for the JEE Main exam, NEET exams, because one question definitely come from these questions every year। मतलब हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका क्या होता है कि JEE मेन में आते हैं। कहाँ पे है बोलो, परफेक्टली मतलब इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ये सब लिख लिए ना। आगे चल करके एक्सेट्रा डाल दो, आगे चल करके डिस्कस करेंगे। पहले समझ में आ रहा है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चैप्टर जो है अभी तक जितने पढ़े हैं ना, उनमें से 2 या 3 चैप्टर जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक चैप्टर को हम लोग बोले थे फ्रिक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन। अगर आपको फ्रिक्शन आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अपने आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा फ्रिक्शन से। दूसरा, आपको वर्क पावर एनर्जी आता है, फिर भी आपका क्या होगा कि क्वेश्चन पक्का बनेगा। फिर सर्कुलर मोशन जो डिस्कस किए थे, इन तीनों से एक एक क्वेश्चन तो पक्का है, और इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन पक्का है। और ये 4 चैप्टर 5 चैप्टर अगर आपका अच्छा हो जाता है तो आप समझिए आपका फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि अगला चैप्टर जो है वो रोटेशन मोशन है। बात समझ में आया कि नहीं आया। और रोटेशन मोशन तक अगर आपने बर्दाश्त कर लिए फिजिक्स को, अच्छे से समझ लिए फिजिक्स को, तो आपका फिजिक्स में कहीं कमी नहीं रहेगा, और किसी के कहने से भी कुछ नहीं होने वाला। फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, और कोशिश पूरा रहेगा कि हर टॉपिक को जैसे समझाते हैं उसे अच्छे तरीके से समझाए, डिस्कशन करें, सब चीज़ करें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर में। तो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, तो समझिए इंट्रोडक्शन के अंदर में सबसे पहले ना हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे क्लास के अंदर में, बहुत सारे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ पढ़े थे, ये सब चीज़ें पढ़े थे। लेकिन होता क्या है कि हमारे बच्चे इतना इंटेलिजेंट है ना कि वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें कुछ चीज़ों को क्या होगा कि रिकैप कराना पड़ेगा, फिर इस चैप्टर को क्या करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए हमें
हमें यूट्यूब की तरह नहीं है कि यूट्यूब पे ये टॉपिक पढ़ा दिए तो क्यों पढ़ाएंगे दोबारा। हमें अपने बच्चों को क्या कराना है ना, आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाने के लिए हमें बार बार चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज तो करवाना ही पड़ेगा। नहीं करवाएंगे फिर पता चलेगा कि हमारा बच्चा डूब गया, वहीं पे कहानी खत्म। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा 10 मिनट हम लोग बर्बाद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इंटीग्रेशन टॉपिक का नाम डालिए इसके अंदर में, इंट्रोडक्शन के अंदर में इंटीग्रेशन फटाफट डालिए, क्योंकि हमें पर्सनली ग्रोथ करना है हर बच्चे को, इसलिए हमें ये चीज़ें पढ़ाना पड़ेगा। फिर बाद में हम जैसे कि कंटिन्यूअस मास सिस्टम का COM निकालेंगे, वहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्यों इंटीग्रेशन कर रहे थे, इसलिए हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर में ना सबसे पहले जो फेमस रूल है ना, उसको बोलते हैं x⁻n dx। क्या बोलते हैं बच्चा, x⁻n dx। अगर x की पावर मतलब x का पावर जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू होती है x⁻n+1 बाई n+1। लेकिन अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं लिखा हुआ है, समझो बच्चा। पहले नीचे और ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तब यहाँ पे हमें एक +c लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। c एक कांस्टेंट है, समझ में आया कि नहीं। इसका कुछ वैल्यू दिया रहेगा, उससे c की वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, तब समझ में तुमको आएगा। हमने बोला x⁻4 dx, मैंने क्या बोला, x⁻4 dx, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है पूरे क्लास में से? तो x की पावर, तो n को पहचानने की कोशिश करो, नीट वाले बच्चे पहचानने की कोशिश करो। n की वैल्यू कितना है, 4 है। अच्छा 4 में एक प्लस करेंगे और जितना प्लस होगा उतना ही से डिवाइड करेंगे क्या, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x⁵/5 प्लस c लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अभी भी नहीं समझ में आया? अगर किसी बंदे ने कल हो कर करके 2x⁻6 dx लिख दिया, तो हम क्या करने वाले हैं, 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे इधर, तो 2 तो 2 हो गया। अब बोलो x⁻7/7 और प्लस में क्या लिख देंगे, xc लिख देंगे। बात समझ में यहाँ तक आया क्या? नहीं आया तो बोल सकते हो यस, या आया तो बोल सकते हो यस। ठीक है, फर्स्ट रूल में कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। तकलीफ है क्या? सेकेंड रूल क्या कहता है, इसका जल्दी जल्दी में देखें समझेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है, मान लेते हैं a इंटू में dx है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है, याद रखना इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ax एक ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे लिमिट कुछ नहीं दिया हुआ है तो फिर हमें एक प्लस c लिखना होता है। अक्सर c 0 हो जाता है या क्या हो जाता है वो अलग की बात है, लेकिन c लिखना पड़ता है। बात समझ में यहाँ तक आया क्या? जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो बोलो इसका क्या वैल्यू होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ पे a कितना है, 1 है, नहीं दिख रहा है a, लेकिन यहाँ पे a 1 है। नहीं समझ, दिमाग खोल के बैठो। तो a 1 है तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू x, और प्लस में क्या हो जाएगा c। इसी तरह से कोई भी दे दे, dy दे दे, क्या लिखोगे इसका, बोलो जल्दी से, y + c। किसी बंदे ने कल होकर करके bo dy लिख दे, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, कोई बता सकते? bo और dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y हो जाएगा कि नहीं है? अब प्लस में c लगा देंगे, c मतलब एक कांस्टेंट कुछ भी होगा। बात यहाँ तक समझ में आया क्या? इसी तरह से कल हो कर करके ये 2 रूल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ज़िंदगी के लिए। इस दोनों रूल से ही ना हमारे मैक्सिमम चीज़ें देखोगे ना, जितना भी अभी पढ़े थे, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, यही सब उसमें घुस जाते हैं। इसलिए हमारे बच्चे जो होते हैं ना, मौत आ जाते हैं उनकी। तो मौत नहीं लाना है, यहाँ पे सब चीज़ सही करना है। जैसे मैंने बोला कल हो कर करके ax + b और इसका मैंने को चाहिए dx चाहिए, तो में से कितने लोग अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये 2 रूल पढ़ाया, दोनों में तो है ही नहीं है। लेकिन नहीं, छुपा हुआ है इन्हीं के बीच में रूल। बच्चा इधर देखो, बच्चा इधर देखो, इन्हीं में ये क्या है कि छुपा हुआ है। तुम सोच के देखो कहीं पे छुपा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो सुनो इधर, मैं बोलूंगा पहले अलग अलग कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ ax dx प्लस क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ bx। नहीं आया होगा समझ में? अगर नहीं आया है तो इधर समझो बच्चा, इधर देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किए और इसको इससे मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब अपने को पता है a तो कांस्टेंट है, नहीं कुछ बोला तो। अच्छा x का इंटीग्रेशन, तो x की रुको
x की पावर कितना है अभी 1, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा बोलो, x की पावर 2/2 प्लस, अब यहाँ पे बोलो x तो है ही नहीं, तो जब भी x नहीं होता है तो उसके साथ क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं, और प्लस में क्या लिख देंगे, एक अपना c लिख देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया तो बोलो। जैसे तुम में से कितने बच्चा इसको कर सकते हैं, 2x² प्लस 4 और इसका dx, जल्दी से तुम्हारे में से सारे बच्चे से होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़े। जल्दी जल्दी कर दो फटाफट। क्या लिख देंगे बोलो, 2x³/3 प्लस 4x प्लस c। कितने लोगों को समझ में आया, सच सच बताओ। अगर इधर से नहीं दिख रहा है तो इस वाले पे आ जाओ ना, पंखा भी है। क्या बोलते हो, दिख रहा है? ठीक है, तो अगर उधर भी पंखा है तो ये फटाफट इतना जितना भी चीजें लिखा गया है ये लिख लो, इसके बाद आगे की कहानी चलाते हैं। 5 to 10 मिनट ही लगेंगे आपको एक्स्ट्रा, समझे कि नहीं समझे? हाँ, रूल नंबर 3 लिखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा एंड डी थीटा। अगर यहाँ थीटा लिखा हुआ है ना बच्चा, तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, थीटा। नहीं समझ में आया क्या? अगर मान लो बच्चा यहाँ पे ऐसे लिखता साइन x, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, dx। अगर किसी बंदे ने साइन y लिख दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है ना, याद रखना है, माइनस कॉस थीटा और प्लस में एक c। इसी तरह से अगर x में है तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस x प्लस c। अच्छा, y में है तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस y प्लस c। नहीं आया? आ गया क्या? फटाफट लिख डालो, फटाफट लिख डालो, लिखो बच्चा फटाफट। वरद तुम लिख काहे नहीं रहा है? क्यों नहीं लिख रहा है भाई? पहले ही से लिख ले रहा है क्या? नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। बोलो क्या होता है इसका, साइन थीटा और प्लस में क्या हो जाता है बच्चा, सी। तो बताना, तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे अगर हमने लिखा कॉस x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो, साइन x प्लस सी। इस तरह से हमें इंटीग्रेशन में क्या कभी तकलीफ आएगी क्या? जल्दी से करो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया क्या? अब सुनो, ये तो हम लोग बचपन में सीख चुके थे, क्लास 9 क्लास 8 क्लास में सब सीख चुके थे। अब जो हमारी जो कहानी है ना, वो थोड़ा सा लेवल अप करने वाला कहानी है। तो क्या है कहानी हमारे लिए, समझना। एक और पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक और फॉर्मूला लिख लो, sec² x dx। अगर ऐसा किसी जगह पे लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, tan x प्लस c। फटाफट लिख डालो, sec² x dx का tan x प्लस c, tan x प्लस c। एकदम ध्यान में रखना, इस कुछ फार्मूला जो है इसको रट जाना है। कल हो करके मम्मी तुमसे बोलेगी ये काम करके दिखाओ, ये काम बोलेगी, लड़की लोगों से पोछा लगाओ, तुम कहना इंटीग्रेशन ऑफ sec² x जो होता है वो tan x होता है प्लस c होता है। अगर तुमसे मम्मी बोलेगी खाना बनाओ, तो बोलना इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, तो x की पावर n+1/n+1। मतलब अगर आप एक थप्पड़ मारेंगे तो उसका जवाब 2 थप्पड़ में मिलेगा। कहने का मतलब ये है 1+1। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी कहानी पे और बढ़ते हैं। और कल हो करके आपकी मम्मी बोलेगी बेटा तुम क्या कर लो, पढ़ लो, तो तुम बोला मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ। 1/x dx का इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो ln mod x प्लस c होता है। नहीं आया समझ में? और जल्दी लिखो फटाफट। और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx होता है, ये फॉर्मूला है, तो e की पावर x ही होता है। तुम्हारे घर वाला बोला है, जैसे बॉयज को बोलेंगे घर वाला, तुम लोग सुधरता तुम काहे नहीं है, तो तुम कहना कि हम e की पावर x है, हमें इंटीग्रेट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो बच्चा।
हाँ, 1/x dx का होता है ln x dx होता है। नहीं, अगर तुम इसको, बच्चा कह रहा है कि x की पावर -1 dx करके करो ना सर, ऐसा सोच रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि इसमें लिमिटिंग केस आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाता है, तो मैथ की बातें होती है, इसलिए यहाँ नहीं करेंगे। बस आपको याद रखना है ln मॉड है, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मॉड का मतलब क्या हो गया? ln क्या है ये पूछ रहे हो क्या? लॉग जानते हैं, LOG, उसी का एक भाई होता है जिसका नाम है ln। इसका बेस e होता है, और लॉग का बेस कितना होता है? जैसे अगर किसी बंदे ने लॉग LOG, तो यहाँ 10 लिख दिया, तो इसको हम लोग log 10 वाला लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पे LOG और E लिख दिया और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, तो मान लो तो इसको हम लोग ln में बदल देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे चल करके और भी चीजें होगी, आपको मैथ पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें और भी होती है, बहुत सारी। अपने को उतना नहीं, बस अपने को सीओएम में जितना जरूरी है उतने की काम करेंगे। बोलो ना बच्चा, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? बताओ जल्दी से। ln x प्लस, कहाँ पे दिक्कत? e की पावर x है। e एक एक्सपोनेंशियल चीजें होती है। एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे आपके शरीर के अंदर में घाव हो जाता है, तो घाव जो होता है ना, एक्सपोनेंशियल डीके होता है उसका, मतलब घाव जब खत्म होता है ना, तो धीरे 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 खत्म होता है। लेकिन एक आध बैग जब पूरा उसका मटेरियल खत्म हो गया, तो आप उसको खरोचिए, कुछ भी कीजिए, वो खत्म हो जाएगा, तो हो ही जाएगा। तो एक्सपोनेंशियली होता है, e की पावर x बोलते हैं। e की वैल्यू होती है 2.5 समथिंग 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 समथिंग, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आ गया। इसी तरह से e की पावर x होता है। तो कल हो कर करके ना तुम्हारे किसी ने बोल दिया a की पावर x dx होगा, तो क्या लिखेंगे? a एक कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट की पावर x dx लिख दिया, तो क्या लिखेंगे सर? ये अपने पास में क्वेश्चन है। ये यहां तक तो सबको पता है, जल्दी से वो वाला लिखो, फटाफट लिख डालो। हो गया क्या? लिख दिया गया? चलो आ जाओ। तो इसके जब इंटीग्रेशन पूछेगा, तो इसकी वैल्यू होती है a की पावर x बटा में ln a, और इन सब में c लगा हुआ है बच्चा, यहां c छूट गया है, c लगा हुआ है। फटाफट कर डालो, जल्दी से करो। जैसे तुमसे कल होकर करके ऐसे पूछा 2 की पावर x dx, तो तुम क्या कहोगे? 2 की पावर x ln 2 प्लस c लिख दोगे। बात समझ में आया क्या? आ गया क्या? तो इतना अगर इंटीग्रेशन आपको आता है, तो ये सीओएम जो है ना, ये कुछ बड़ी बातें नहीं है, एकदम छोटी सी बातें हो जाएगी इस चैप्टर के लिए। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, सीओएम को जानने से पहले इन सारे फॉर्मूले को ना रिकॉल करना पड़ेगा बार बार आपको घर पे जाकर करके। अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। देखिए, अब एक इसी के बेस पे एक दो और चीजें होता है, वो भी थोड़ा सा इसी के बेस पे एक दो चीजें और होता है, तो उसको भी थोड़ा बहुत बता देते हैं, ताकि अपने को 10, 15, 20 मिनट में ये अपना टॉपिक खत्म, मतलब कि सम बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, तो हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे। तो सुनिए, इसी के बेसिस पे क्या होता है मैं बताता हूं। हो गया क्या? इंटीग्रेशन में अगर वेरिएबल में कुछ भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो ना, तो उस कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं हमेशा। नहीं आया? नहीं आया समझ में? अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है ना, तो वो हमेशा बाहर निकल कर करके मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। अगर कल हो करके तुम्हारे पास में ये आ गया, तो तुमने क्या पढ़ा था? सर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x तो माइनस कॉस x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या होगा? तो यहां पे x के साथ में क्या एक्स्ट्रा आया है? 2, इसलिए हम लोग माइनस कॉस 2x तो लिखेंगे, लेकिन नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीज आ रहा है ना, उससे क्या कर देंगे बच्चा? डिवाइड कर दे। अब प्लस में अगर c लिखना है तो लिखो, ना ही भी लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर c 0 होता है, जब ना लिखा रहे तो याद रखना है। जैसे मैंने बोला कल हो कर करके इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी dt बोला, तो बोलो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? dt बोल दिया तो t वेरिएबल है, इसका मतलब ओमेगा एक्स्ट्रा है कि नहीं है? अरे एक्स्ट्रा है कि नहीं है? नहीं आया? तो बोलो ना, कॉस का क्या होता है? साइन। तो हम पूरा पूरा लिखेंगे साइन ओमेगा टी, और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे? नहीं आया?
तुमसे बोले तुम्हारे घर वाले तुम बहुत बड़ा बेवकूफ हो, तो तुम कहोगे यस, ई की पावर मैं क्या हूं, 2x हूं। ई की पावर क्या हो तुम, 2x dx। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, ई की पावर 2x बाई 2। नहीं आया, अरे नहीं आया, फटाफट डाल दो ना, जल्दी जल्दी एकदम खटाखट करो। अच्छा पीछे वाले में ना एक चीज मैं भूल गया था, लिखवा देता हूँ। चलो पहले इसको लिखो, इसके बाद में पीछे वाले में थोड़ा सा लिमिट उमिट का थोड़ा सा वो कर दिया था, तो ये ध्यान में रखना है। वो चलो आगे कर लेंगे, पहले जल्दी से करो, इसके बाद चैप्टर पे आओ। आज हम लोगों को चैप्टर को द एंड कर देना है, इसलिए फटाफट करो बच्चा एकदम। हाँ अरे आज चालू आज खत्म, मतलब 2-3 दिन लगेंगे इसको खत्म करने में, मतलब ऐसा बात हम कहना चाह रहे हैं। तो लो शौक में एकदम आ गया, भाई ऐसा कैसे हो सकता है क्या। चलिए आइए देखिए बच्चे लोग, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट वाले में ना जहाँ पे हमने ना ये लिखा था, सुनिए, एक मिनट पीछे आ जा भाई, पीछे आ जा, आना भाई। यहाँ पे ना ए लिखे थे ना, ए लिख लीजिएगा शुड बी ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1 लिख दीजिएगा। ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1 लिख दीजिएगा। ए नॉट इक्वल टू 1 अपने को इतना जरूरी है, समझ में आया कि नहीं आ गया। आ गया क्या, जब तुम घर पे जाओ ना तो सोने लगो, देखो दिमाग कैसे बढ़ा सकते हो, हाउ टू वी इंक्रीज द योर माइंड पावर। तो सोने के टाइम में ना 15 मिनट निकालो सोने के टाइम में, और उस सोने के टाइम में ना चीजों को अपने दिमाग में रियलिटी बता रहे, उस सोने के टाइम में ना तुम क्या करो, अपने चीजों को आज क्या पढ़े थे ना उसको रिकॉल करो। भाई शुरू में मन नहीं लगते हैं, शुरू में तुम करोगे ना कोशिश से तो क्या होगा कि नींद आने लगेगा, बहुत जल्दी नींद आ जाएगा। तो वो भी अच्छा बात है, जल्दी नींद आ जाएगा तो क्या सुबह जल्दी उठोगे, ऐसे तो नींद नहीं आएगा ना, बार बार फोन देखे, कभी स्क्रॉल करे, कुछ करे। तो तुम क्या करो ना, जैसे आज हमने ये सारी चीजें पढ़े, तुम जाओ अगर रियलिटी में तुमको 1 महीना करके देख लो, मैं बता रहा हूँ कि तुमको कॉपी पलटने की जरूरत नहीं होगी, जो भी पढ़ाया जा रहा ना वो तुम्हारे दिमाग में याद हो जाएंगे। करना क्या है, ये आज जो भी चीजें पढ़ाया गया ना उसको माइंड को कंसंट्रेट कर करके याद करने की कोशिश करना है। लेकिन 15 दिन मिनिमम, 20 दिन मिनिमम, तब वो दिमाग में डेवलप हो जाते हैं चीजों को। अब पूछो कैसे, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते थे तो हम क्या करते थे, जिस दिन एग्जाम होता उस दिन तो पढ़ते ही नहीं थे हम, और उसके 1 दिन पहले पढ़ते थे बस। जिस आज अगर एग्जाम है ना, मतलब सेमेस्टर का, जैसे तुम्हारा यहाँ पे एग्जाम चलता है उसी सेमेस्टर का हमारा एग्जाम चलता है भाई, 1 दिन पहले क्या करते हैं, इतने मोटे बुक बस धर 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 पढ़ लिए। अगले दिन क्या करते थे, हमारे सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, हम क्या करते थे बता रहा हूँ, मेरा दोस्त से कभी बात होगा तो तुम्हारे सामने में लाउड स्पीकर भी करवा के बता देंगे, श्याम बाबू नाम था उसका। तो वो क्या करता, मेरा रूम पार्टनर था, तो वो क्या करता था, वो रटे जा रहा है, हम क्या करते थे, चादर ऐसे करते थे मस्त। रात को थोड़ा सा जोधपुर में ठंडा पड़ता है ना, गर्मी उर्मी में तो ऐसा करते हैं। अब भीतर हम सो नहीं रहे हैं, उसको लग रहा है क्या कि ये तो मस्त सो रहा है, लेकिन भीतर क्या कर रहे हैं, जो पढ़े है ना सारे डायग्राम रिकॉल कर रहे हैं। अच्छा ये डायग्राम आएगा तो ऐसे बनाएंगे, ये वाला आएगा तो ऐसे बनाएंगे, ये सारे चीजें रिकॉल कर। जैसे ही याद नहीं हुआ फरदिन चादर हटाते पहले देखते अरे ये वाला डायग्राम भूल जा रहे हैं हम। तो इसी तरह से तुमको भी करना पड़ेगा। अगर सच्चाई में बता रहा हूं तो वो क्या करता था, तो अगले दिन क्या होता था कि जब रिजल्ट आता था मेरा, जैसे रिजल्ट आया तो रिजल्ट आता था तब उसका बहुत कम बनता था, 7.2 सीजीपी के आसपास में बनता था। हमारा देखता था 9.2 सीजीपी। देखो एग्जाम के दिन भी सोया रहता, पहले भी खेलता कूदता रहता, लड़ाई करता रहता, झगड़ा करते रहता, और नंबर इतने आ जा रहे हैं इसके, समझ में आ रहा ना। तो कहानी कुछ और था, लेकिन तो उस समय तक मेंटेन हमने कर लिया था। अभी क्या हो गया, थोड़ा सा हम भी कंसंट्रेशन पावर खत्म कर दिए हुए हैं, याद नहीं करने की कोशिश करते चीजों को, क्या कितना याद करें, पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा ना। तो आप लोग कर सकते हैं ये सब चीजें। चलिए आइए तो लिखिए जल्दी से, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन लिखिए, जल्दी से लिखिए, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन फटाफट लिखिए, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन लिखिएगा। हाँ लिखो, COM इज द COM मतलब सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, COM is the point which behaves as its total mass
of the body, total mass of the body is supposed to be concentrated at that point. This point may lies inside or outside. This point may lies inside or outside the material of body, but always lies it within the boundary of the body, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? तो समझने की कोशिश करो। कोई भी बॉडी है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, समझने की कोशिश करो। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे उस बॉडी का टोटल मास जो है ना कंसंट्रेटेड है। मतलब अगर तुम सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का पता कर लिया तो सेंटर ऑफ मास से उस बॉडी को क्या कर उठाया जा सकता है इजिली। नहीं समझ में आया क्या? जैसे ये पेन है, इस पेन का सेंटर ऑफ मास अगर लगभग बीच के आसपास में होंगे, तो अगर हम बीच से इसको ऐसे करेंगे ना तो लगभग क्या हो जाएगा, इसी पे रुक गया। ये रुक गया कि नहीं रुक गया। लेकिन अगर मैं यहां पे रोकने की कोशिश करूंगा तो नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। देखो मैं यहां करने की कोशिश किया, नीचे गिर गया कि नहीं गिर गया। इधर करने की कोशिश किया तो नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिर। लेकिन अगर इस बॉडी का कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास को अगर हमने पहचान लिया और हम इस फिंगर के टिप्स पे चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, आराम से रोक सकते हैं। रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? देखो रुक गया कि नहीं रुक गया, दिख रहा है कि नहीं तुमको। लेकिन क्या अगर इस अब बताओ, तुम कहोगे सर पूरा बीचों बीच तो नहीं था, थोड़ा सा इधर आपने कर दिया था। क्यों कर दिया था? कुछ मटेरियल इधर भी है ना, तो थोड़ा सा ऊपर नीचा हो जाएगा, इसलिए हमें पता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर बॉडी का अगर हमको सेंटर ऑफ मास पता है, सेंटर ऑफ पॉइंट पता है, तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, उस बॉडी को उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते? क्या उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? बोलो ना, तभी तो आगे बात करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बॉडी का क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट होता है। वहां से होल बॉडी का बिहेवियर हम समझ सकते हैं। जैसे इंसान है, तो इंसान का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? नाभि में होता है, यहाँ पे होता है। इस पॉइंट से आसानी से इंसान को क्या किया जा सकता है, उठाया जा सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, उसी को निकालना हमें सीखना है। लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या बॉडी के हमेशा बॉडी के ऊपर ही होगा ऐसा नहीं कर सकते हैं। बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है। क्यों परेशान कर रहा है तुम? बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, बॉडी के आउटसाइड हो सकता है, लेकिन बॉडी के सर बाउंड्री के ही आसपास में कहीं पे उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। बात यहां तक समझ में आया क्या? नहीं आया तो बोलो यस, आया तो भी बोलो यस। तो चलो नेक्स्ट लिखेंगे, मास में एग्जिस्ट mass may exist or may not exist at the location of center of mass. Mass may exist, may not exist at the location of center of mass. At the location of center of mass. Mass may exist और may not exist at the location of center of mass. मतलब क्या हुआ, समझ में आया कि जहां पे सेंटर ऑफ मास है ना बच्चा, वहां पे मास हो भी सकता है बॉडी का, ना भी हो सकता है। अभी बहुत सारे हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे बातें करेंगे। एक मैं जस्ट बताता हूं कि क्या हुआ था कि एक टाइटैनिक नाम का जहाज बनाया गया था। पता है आप लोगों का क्या? तो टाइटैनिक नाम का जो जहाज बनाया गया था ना, तो उसमें एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी टर्म यूज होता है। तो अभी हम अगला डेफिनेशन बताने वाले हैं, तो पहले समझो। तो टाइटैनिक जहाज जो बनाया गया था तो क्या बोला गया था कि ये जहाज जो है ना कभी भी नहीं डूब सकता है।
और रियल में नहीं डूबता। लेकिन क्या हुआ था कि टाइटैनिक जहाज के जितने भी कंपोनेंट थे ना, सबका एक सेंटर ऑफ मास कंसीडर पहले क्या किया गया होगा, बनाया गया होगा, और उन सारे कंपोनेंट का सेंटर ऑफ मास जो था ना, एक ही जगह पे कंसंट्रेट करा दिया गया था, जिसके कारण साइंटिस्ट लोगों का क्या बोलना था कि ये डूब नहीं सकता था। डूबा थोड़ा ही तो टक्कर मार दिया था, इसलिए ना वहां पे खत्म हो गया। लेकिन क्या हुआ समझ में आया ना, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यूज किया गया था, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जानते थे। लिखिए अगला टॉपिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, छोटा सा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहले समझिए चीजों को, उसके बाद में इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बेसिस पे ही ये चीजें हुआ था, तो इसलिए लिखिएगा द पॉइंट थ्रू विच the point through which the point through which the point through which weight of the body is the point through which the weight of the body is supposed to act is called supposed to act is called center of gravity supposed to act is called center of gravity। अभी हम सब चीज निकालना सिखाएंगे, पहले डेफिनेशन पार्ट थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? किसी भी बॉडी का जो वेट अभी मास की बात नहीं हो रही, किसका हो रही है, वेट, मतलब किसी भी बॉडी का, बहुत सारे बॉडी जैसे तुम सब के सब हो, सबका वेट जो होगा उसका एक सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा, सेंटर ऑफ होगा कि नहीं, उस सेंटर ऑफ पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। बात यहां तक समझ में आया क्या? टॉपिक का नाम डालो, सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, DISCRET। नेक्स्ट टॉपिक का नाम सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, DIS बोल दूं क्या, CRETE, डिस्क्रीट सिस्टम। अच्छा, कभी कभार हमसे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इसमें मतलब आप ये सब माइंड मत कीजिएगा कि गलती कैसे कर दिया है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास फॉर अ डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ। जैसे अभी तुम सारे लोग इस क्लासरूम में बैठे हुए हो, तो अभी जो इस क्लासरूम के जो ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर में सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर रहा होगा कि नहीं, तुम्हारे सारे बॉडी के, अरे होगा कि नहीं होगा। तो अभी जो मास इस चारों तरफ रखा हुआ है, क्या ये मास कंटिन्यूअस है क्या, या अलग अलग है, अलग अलग है कि नहीं। तो ऐसे सिस्टम जहां पे मास जो हो चारों तरफ क्या हो कि रखा हुआ हो, लेकिन एक जगह पे नहीं हो, अलग अलग पार्टिकल्स के सिस्टम के अनुसार हो, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मास सिस्टम बोलते हैं। नहीं आया समझ में? जैसे सपोज कर लो कि हमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस बना देता हूं, एक वाई एक्सिस बना देता हूं, ऐसे ही, और यहां पे मैंने बोला m1 मास का एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, कहां पे बोलो, r1 डिस्टेंस पे सेंटर से। फिर मैंने क्या रख दिया, m2 मास को इधर रख दिया r2 डिस्टेंस पे। समझने की कोशिश करो बच्चा, m3 मास को रख दिया यहां पे r3 डिस्टेंस पे, डैश, और यहां पे ले जाते हैं, एक और ले जाते हैं, m4 को रख दिया मैंने। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब सोच के देखो, तो एक हमारे पास में क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया कि नहीं बन गया, या मास का m1 m2 m3 m4 नाम का एक मास था, और उसका एक हमारे पास में क्या बन गया है, सिस्टम बन गया कि नहीं बन गया। तो अब हमसे पूछेगा कि इन चारों मास का कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा, फ्रॉम द ओरिजिन 0,0,0 से कहीं ना कहीं तो होगा। तो इसकी वैल्यू कहां पे होगा, कैसे निकालना है, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए ये सीख रहे हैं हम लोग। बात समझ में आया पहले? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें इसका RCOM निकालना है, बात को समझो, सबसे पहले हमको क्या निकालना, RCOM निकालना है। तो बच्चा हर मास को पहले क्या करो, खोजो, हर मास को क्या करो, खोजो। तो पहला मास बोलो कहां पे रखा हुआ है, कौन बताना चाहता है तुम्हारे में से? तो कहेंगे सर m1 डिस्टेंस, m1 और इसका डिस्टेंस जो है r1 है, तो उसका लोकेशन r1 डाल देंगे। बात समझ में आया क्या? सेकेंड मास बोलो कहां पे प्रेजेंट है, बोलो m2 r2। थर्ड मास बोलो कहां पे प्रेजेंट है। तो जितने भी मास है ना बच्चा, अच्छा हम डेटा 4 के लिए लिखे या बहुत सारे के लिए भी लिख सकते हैं, तो सारे मास का लोकेशन पता कर लो, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आओ, उस लोकेशन से उसके मास को मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में यहाँ तक आया क्या?
उसके बाद क्या करना है, नीचे जो जितने मास है ना उन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। नहीं आया समझ में? क्या आया? क्या नहीं आया? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, पीछे बैठ करके तुम बदमाश होते जा रहे हो, मारूंगा मैं तेरे को। हाँ तो इधर देखो फिर, ठीक है। अब देखो क्या क्या होता है ना कि एक होता है समेशन का साइन होता है। अब इतने बड़े नहीं लिख कर करके एक प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, एन तक खत्म कर देंगे। अब जहां जहां आई 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है आई की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो, एम आई आर आई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नीचे बोलो क्या लिखेंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन और एम आई लिख देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये सिस्टम का आर सी ओ एम निकालना हम लोगों ने सीखा है। जल्दी से करिए फटाफट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी करते चलिए बच्चा, लिखो लिखो लिखो, बाद में बातें कर। हाँ मेरे सामने तो पूरा एकदम बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के सामने सिट्टी बिट्टी गुम हो जाते लोग। क्या होता है ना कि कुछ लोग, चलिए आइए अब इसी तरह से अगर मेरे से बोल ले एक्स सी ओ एम निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस बोलो ना m3 x3 प्लस डैश कहाँ तक जाएंगे बोलो, एम एन एक्स एन, और नीचे बोलो जल्दी से बोल डालो ना, m1 अच्छा नीचे हम लोग क्या करें, टोटल मास को ही तो ऐड कर रहे हैं। तुम में से किसी बंदे ने इसको ऐसे लिख दिया तो तुम तकलीफ मानोगे क्या, एम आई एक्स आई, और आई की वैल्यू कहां से लेके 1 से बोलो एन तक, और नीचे लिख दिया एम टोटल लिख दिया, तो तुम दर्द मानोगे क्या इसको? अरे तकलीफ होगा क्या? तो बोलो तकलीफ नहीं होगा तो बोलो क्या लिखेंगे, 1/m टोटल इज इक्वल टू समेशन ऑफ बोलो i इज इक्वल टू 1 से कहां तक जाएंगे बोलो ना बच्चा, n तक, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, m i x i। जल्दी से कर लो फटाफट। अगर तुमका फटाफट हो गया तो y सी एम की कहानी तुम में से कौन बोल सकता है, बोलो जल्दी से, 1/m टोटल, और इधर बोलो क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू 1 से। अरे बोलो ना, तुम लोग आपस में ही बातें करने में बेचैन हो गए। अरे होगा या नहीं होगा? अच्छा जेड सी एम तुम लोग बोल सकते हो क्या, बोलो 1/m टोटल बोलता ही नहीं है सर, आप इतना बोलवाते हो कि थक जाता है हम। खाना खिलाओ आप पहले, नाश्ता करवाओ सर, फिर हम करेंगे बातें आपसे। वाह पांडु तुम कितना खाना खाएगा रे, छोटा सा पेट है और खाने के बारे में दिन भर बातें करते रहता है। चलो आ जाओ जल्दी लिखो। x मतलब अगर x में निकालना हो तो x वाले को काम कर देंगे, y में निकालना हो तो y वाले का काम कर देंगे, और z y निकालना हो तो z वाले का काम कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अरे नहीं आया? चलो आज आ जाओ बात करें, और छोटी छोटी क्वेश्चन से बात करेगा, स्टार्ट करेगा एकदम छोटी सी बात। 1 मिनट क्या 2 मिनट रुक जाएंगे हम भाई। क्या पे m टोटल है, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 को जो ऐड कर देंगे ना वही आ जाएगा ना हमारे पास। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अगर तुम इजाजत दो तो हम आगे बातें करेंगे, नहीं है क्या? चलिए आइए, क्या है, हो ओ सर भैया कितना धीरे धीरे लिखेंगे, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गुनाह कर दिया है रोहन ने। आइए क्या स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट। लिखे केस फर्स्ट, पोजीशन ऑफ COM ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। देखो पोजीशन ऑफ, केस फर्स्ट लिखो ना, पोजीशन ऑफ, पेन खत्म हो गया, पढ़ाई ज्यादा रहे हैं हम लगता है। पोजीशन ऑफ COM ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम।
पोजीशन ऑफ COM ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सिस्टम हैंग कर देंगे, आजकल चल रहा है ना नया नया। तो आइए इधर है पोजीशन ऑफ COM ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अगर दो ही मास है, M1 और M2 मास है, टू पार्टिकल सिस्टम है, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सोचो मैंने एक काम करता हूं, देखो इधर बच्चा समझने के लिए एकदम ध्यान दो। बातें मजाक तो चलते रहता अपने जिंदगी भर में, ये तो करना ही करना है, लेकिन पढ़ना भी अपने को है। मैंने बोला कि दोनों मास जो है ना वो d डिस्टेंस पे है। दोनों मास कितने डिस्टेंस पे है? d डिस्टेंस पे है। तो दोनों मास जब d डिस्टेंस पे है ना, तब क्या होगा सोच के बताओ। तो दोनों मास d डिस्टेंस पे है और इसका COM हमें बताना है। तुम में से कितना ये बोलना चाहता है कि COM जो होगा ना इस बार M1 पे नहीं होने वाला है? क्या कहीं बीच में, इन दोनों के बीच में होगा कि नहीं होगा? बीच में भी हो सकता है, या हेवी मास होगा तो उधर ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अब हमें नहीं पता है, तो हाउ टू वी फाइंड द COM? अगर हमसे पूछे तो कैसे निकालेंगे COM? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला बेस्ट मेथड क्या है वो समझा रहा हूं। समझो बच्चा, बाद में बातें करेंगे, रुको ना बच्चा, पहले समझो ना। दो तरीके से इसको समझाऊंगा, लेकिन समझो। हम क्या करेंगे, फर्स्ट मास को अपने मर्जी से, जो तुमको ज्यादा तकलीफ देना उसको 0,0 बोल देने का। अपने हाथ में है ना यार, 0,0 तो लेना, क्या है कि अरे ओरिजिन तो अपने हाथ में है ना। बच्चा अपने जिंदगी से रिलेट करने लगा, 0,0 बोल देने यार। चलो आ जाओ इधर। तो जो तकलीफ दे, मान लेते हैं अभी तो तकलीफ देने वाला कुछ है नहीं, दो ही मास सिस्टम है, तो इसको क्या बोल दिया हम लोग, 0,0। तो अगला बताओ, अगर इसके बीच का डिस्टेंस d है तो d,0 होगा कि नहीं होगा? अरे उड़ गए तोते, अरे हो गए क्या? ये कर दिए। अब सोचो, हम बोलते हैं कि ये x एक्सिस पे प्रेजेंट है, हम ऐसा बोलते हैं, कैसे में है? x एक्सिस पे। तब बोलो x COM, बोलो क्या लिखेंगे? x COM। तब बोलो क्या लिखेंगे सर? M1 मल्टीप्लाई इसका पोजीशन वेक्टर, बोलो 0। उड़ गए तोते। अच्छा सोचो दूसरा, M2 अब मल्टीप्लाई इसका x का, बोलो d। अब बटे में क्या लिखेंगे? M1 प्लस M2। तुम में से कितना बोलना चाहता है M1 प्लस 0 M2d प्लस M1 प्लस, कितना बोलना चाहता है बच्चा ये? अरे नहीं आया। लेकिन ये फ्रॉम कहां से है? बोलो फ्रॉम M1 मास से है। अरे M1 को 0,0 मान लिए थे ना, तो फ्रॉम M1 से होगा। लेकिन कल होकर करके कोई बंदा ऐसा थोड़ी क्वेश्चन कि रोहन सर ने M1 से बोला था, M1 से ही आएगा क्वेश्चन में। कल होके क्या बोल देगा कि M2 से बताओ। अरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो हम क्या कहेंगे कि सर M1 मास, देखो तुमको एकदम मजा भी आएगा अगर समझ में आ रहा था। सर M1 मास से ना ये वाला वैल्यू कितना पे है, इसका नाम दे देते हैं R1। तो R1 डिस्टेंस पे कौन मिला हमको? COM। मिला कि नहीं मिला? उड़ गए तोते। कल हो करके किसी बंदे ने, किसी बंदे ने बोला नहीं हमको M2 से निकाल के बताओ। अरे पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? तब क्या बोलेंगे सर? फ्रॉम, बोलो जल्दी से, M2। तो फ्रॉम M2 तो क्या कहेंगे सर? D माइनस R1। अरे बोल डालेंगे ना। तो कोई बता सकता है इसका नाम R2 दे दे क्या? अरे इधर से कितना डिस्टेंस पे? तो R2 डिस्टेंस। तुम में से बोलो R2 की, अच्छा देखना आप कितने के तो तोते उड़ जाएंगे R2 निकालने में। तो D में से किसको घटा देंगे? M2D बटा में M1 प्लस M2। कितने सोच रहे होंगे यार 9th 10th में अगर जोड़ घटाव सीख लिए रहते तो आज हमें फिजिक्स आता। लेकिन हमको आता है, हम समझाते हैं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखेंगे? D M1 प्लस, अच्छा कुछ लोग है समझदार, हमें लग गया है, कुछ लोग है। बोलो इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे? अच्छा कितने को लग रहा है? कुछ कुछ तो जाने वाला है यहां से।
अरे कट्टिस कट्टिस किसके साथ खेलेंगे? अरे मेरे साथ खेलोगे, मारोगे थप्पड़ ना तेरे को। कहता कि आपके साथ कट्टिस कट्टिस खेलेंगे। डी M1 बाई, तो ये R2 से डिस्टेंस से निकला है, नहीं आया। फटाफट लिख डालो ना। लिखो। अब सुनो, अब हम ना इसी सिस्टम को ना, इसी को अगर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं तो उसके बारे में लिखेंगे। देखो कैसे करते हैं, उधर से भी आएगा, लेकिन वो दोनों चीजें जानना जरूरी है। तो लिखना इसी के अंदर में कि मेथड 2 लिख करके लिखना सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट अबाउट COM इज 0। अगर हम सम ऑफ मोमेंट अबाउट COM इज 0 से अगर हम यूज करें, सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट अबाउट COM इज 0, छोड़ देगा, रहने दे, मत लिख। इधर देखो, अब बोलता क्या है कि अगर सम ऑफ वेट का मतलब मोमेंट ऑफ वेट अबाउट COM 0 होता है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? M1 G R1 मस्ट बी इज इक्वल टू क्या होने वाला है? M2 G R2 होगा कि नहीं? G से G काट दो तो M1 बाई M2, बोलो जल्दी से। R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तुम में से कितना बताना चाहता? R1 प्लस R2 दोनों मिलाकर करके D के इक्वल है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर तुम में से कितना बोलना चाहता? R1 इज इक्वल टू, देखो यहां से लिख रहा है M2 बाई M1 इंटू R2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बोलो यहाँ पे जल्दी से फटाफट लिखो तो M2 बाई M1 R2 प्लस R2 इज इक्वल टू D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तुम्हें क्या चाहिए? R2 कॉमन ले लो, R2 जैसी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? M2 बाई M1 प्लस 1 बराबर D लिखेंगे कि नहीं? थोड़ा सा मैथ हो तो अगर तुमको आता है, मैथ में अच्छा है तो बोलो जल्दी से M2 प्लस M1, अब बाई में M1। अरे हमको पता है तुम लोग बहुत अच्छे हो, इसीलिए जल्दी जल्दी बोल दे रहे हो। बोलो R2 बराबर क्या लिखेंगे? D M1 बाई M1 प्लस M2 लिख डाले। यहां से भी आ गया कि नहीं आ गया? अगर यहां से R1 R2 की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन यहाँ पे क्या यूज किए? COM के अबाउट वेट का जो मोमेंट है वो क्या कर दिया हम लोगों ने? 0 के बराबर। अरे नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया? आया ना? तो इसका ये मतलब हुआ R1 बाई R2 इज इक्वल टू M2 बाई M1 का मतलब क्या हो? सुनो पहले बच्चा, इसको बताने का कुछ मीनिंग है। देखो ना, R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या लिखे हैं? M2 बाई M1। तुम में से इसको देखने से क्या शिक्षा मिलती है? कि R जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। नहीं आया? नहीं आया? देखो ना, R1 लिख रहे हैं तो M1 नीचे जा रहा है ना। देखो एकदम सोचने, देखो टाइम पूरा दे रहे हैं लिखने के लिए, तो रुको थोड़ा सा समझो। R1 ऊपर है तो M1 नीचे है कि नहीं? इसका मतलब डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होता है ना वो मास पे डिपेंड करता है। जिसका मास ज्यादा होगा, अरे जहां पे मास ज्यादा होगा उधर तरफ क्या होगा? ये R की वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? तो ये लिखो, इसके पास एक पॉइंट बना के लिखो कि COM लोकेटेड ऑलवेज नियर टू द ग्रेटर मास। इसको लिखो, इसको देखने के इच्छा करो, कोशिश करो, इसको देखने की इच्छा करो इस पॉइंट को। अच्छा ये पूरा लिखना है क्या अभी? ओह सॉरी डूड, जल्दी जल्दी करो बच्चा, लिखो लिखो लिखो। हम थोड़ा सा रोक देंगे इसको और मैं बोल देता हूं ना फिर से। COM ऑलवेज लोकेटेड नियर द हेवियर बॉडी। देखना, अगर तुम कैप लगा दो इसके अंदर में, समझना
कैप लगा दो, तो तुम क्या कर दिए, देखो इसी पेन पे अप्लाई कर देते हैं ना, इसमें कैप लगा दिए तो इधर हेवियर बॉडी हो गया है और इधर क्या होगा, लाइटर बॉडी। तो सीओएम इधर करेंगे तो नहीं होगा, तो इसको इधर पास में लेके कुछ आओगे तो देखो रुक जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो सीओएम जो होता है शिफ्ट हो जाता है किसके तरफ, हेवियर। एक तरफ होगा 2 kg है और एक तरफ कितना है, 5 kg है। तो तुमसे पूछेगा सीओएम किधर लोकेट होगा, नियर किसके होगा, 5 के। अरे ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं इन द, मतलब कि पास्ट में अगर देखा जाए ना प्रीवियस ईयर का, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। नहीं समझ में आया? पहले कुछ पॉइंटर लिख लेते हैं, यूटिलिटी ऑफ सीओएम, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। तो लिखो यूटिलिटी ऑफ सीओएम, UITILITY, यूटिलिटी ऑफ सीओएम, यूटिलिटी ऑफ सीओएम। जितना दिन ये क्लासेस लग रहा है ना उतना दिन कंटिन्यू कीजिए, मजा आएगा आपको ये, ताकि पूरे जो चैप्टर पढ़े हैं ना उनमें से कुछ कुछ बातें यहाँ पे आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ सीओएम में फर्स्ट लिखिएगा इन F इज इक्वल टू, F नेट इज इक्वल टू, इन F नेट इज इक्वल टू MA, in F net is equal to ma. Here a is the acceleration of COM. Here a is the acceleration of COM. Here a is the acceleration of COM. Second लिखना in P is equal to mb. याद है मोमेंटम पढ़े थे, in P is equal to mb. Here v is the velocity of COM, जो हम लोग पहले नहीं जानते थे, लेकिन वो जो लिख रहे थे ना वो COM का वेलोसिटी ही लिख रहे थे। Where v is the velocity of COM. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे COM is the where v is the velocity of CM हो गया ना। इसके बाद में लिखना COM is the easy way to explain the body motion. COM is the easy way to explain the body motion. COM is the easy way to explain the body motion. To explain the body motion. To explain the body motion. हो गया क्या बात है? देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी देखो सिंपल 1D में क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे ही सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और आपको सोचना है क्या होगा क्या नहीं होगा, दिमाग लगाना। जैसे मैं बोलूंगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना m मास का ऑब्जेक्ट 0,0 पे रखा गया है, ठीक है, चलो 0,0 रख देते हैं। पहले समझो, पहले लिखो n, ऐसे क्वेश्चन लिख लो पहले, n फटाफट लिखो, लिखो वेयर, ऐसे लिखना n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्वेश्चन है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n number of particles of masses m, 2m, n number of particles of masses m, 2m, dash nm are placed at x is equal to 1 meter, 2 meter, 3 मीटर dash n यूनिट तक, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ एक्स एक्सिस, from the origin of x-axis, find the distance of center COM of the system, find the distance of COM of the system. COM of the system बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। सुनो बच्चा, मैं समझाता हूं, पहले समझने की कोशिश करो। देखो n मासेस है हमारे पास में, n पार्टिकल्स है हमारे पास में, ऐसे समझो हमारे पास में कितने पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स है, और वो कहाँ रखा हुआ है, 0 पे नहीं रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, 0,0। वो फर्स्ट पार्टिकल्स कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पे, जिसका मास कितना है, m। फिर सेकेंड पार्टिकल कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पे, कितना है इसका बोलो जल्दी से, 2m। इस तरह से इसको कैसे रखा गया है, सोच के बताओ। nm मास कहाँ पे रखा गया है, बोलो जल्दी से, n डिस्टेंस। ऐसे तो रखा गया है, रखा गया कि नहीं रखा गया है।
तो बोलो COM निकालना है, कैसे निकालेंगे? x COM कैसे निकालते थे, याद है तुमको? M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x2 प्लस M3, बोलो ना साथ में बोलो ना, देखो ना इधर, M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x2, बोलते चलो चलो देखो इधर, M2 इंटू x2 प्लस डैश कहां तक जाएंगे? Mn इंटू xn, अपॉन में बोलो जल्दी से क्या लिखते थे? M1 प्लस M2 प्लस डैश, बोलो जल्दी से। देखो अब ये तो सर क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन हम कैसे सॉल्व करें इसको? तो हमको पता है सर, M1 मास को M मान लेते हैं ना, इसका बोलो लोकेशन कितना है? एक्स एक्सिस से 1 मीटर पे है, तो क्या लिखेंगे? m इंटू 1 मीटर, बोलो 2m इंटू 2 मीटर प्लस 3m इंटू, बोलो ना 3, कहां तक लिखते जाओगे? nm इंटू, बोलो जल्दी से, n नहीं आया, नीचे क्या कर डालेंगे? बोलो जल्दी से, सबको जोड़ देंगे, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस डैश, कहां तक जाएंगे? nm। देखना अब उसी से सॉल्व होगा, यहां तक तो सेंटर ऑफ मास की कहानी है, उसी से सॉल्व होगा जिसको अब सम बेसिक मैथ आता हो, जो हमने पढ़ाया है, या उसी से सॉल्व होगा जिसको क्या होगा कि चीजें ध्यान में होगा कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा होता है। देखते हैं कितने को याद है, नहीं याद है तो हम कराते हैं। देखो इधर m कॉमन लिख डालो, तो बोलो जल्दी से, m कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा? 1। अच्छा ये 1 लिखा हुआ है कि 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है? तभी तो 2 का स्क्वायर लिखोगे इधर। आगे बोलो जल्दी से, 3 मल्टीप्लाई 3, नहीं आया, लास्ट बोलो जल्दी से, नीचे बोलो m कॉमन लेकर करके क्या लिखोगे? तुम में से कितना कहता है कि m से तो m गाया? अब सोच के बताओ, रुको जाओ, अब सोच के बताओ, सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है? सोच के बता, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? अच्छा तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर तूने पढ़ा होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश, तो इसका क्या होता है? प्लस n, तो क्या लिखते हैं? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। हाँ एकदम सही है, बाई 2। ये तो इसका वाला हो गया, ऊपर वाले के लिए। अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो बोलो जल्दी से क्या होता था, सोच के बताना। हाँ क्या होता है? देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 22 लिख डालेंगे ना यहाँ पे, तो जल्दी से बताओ क्या लिखेंगे? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये ऊपर वाला का आप लोग को नहीं आता है तो याद कर लीजिएगा जैसे वो लोग याद किए हैं। समझ में आया क्या? अब रोइएगा नहीं कि पता नहीं क्या लिख, क्या तुमको दिख रहा है? दिखा क्या? बोलो ऊपर क्या लिखेंगे? 2n प्लस 1, नीचे 6 और ऊपर 2। अरे नीचे से ऊपर जाएगा ना तो 3, तो क्या आया आंसर? अच्छा क्वेश्चन था ना, फटाफट कर डालो, जल्दी करो बच्चा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो when n number of, क्वेश्चन है नहीं, when n number of particle, when n number of particles, लिखते चलो ना, ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब बिगनर बॉक्स 1 2 में मिलेगा तुमको। when n number of particles of masses, when n number of particles of masses m, 2m, 3m, dash nm are placed at x1 बराबर 1 मीटर, x2 बराबर 4 मीटर, x3 बराबर 9 मीटर, डैश n का स्क्वायर
then find the COM. Then find the COM. चलो करो, क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको करने की कोशिश करो। सोचो क्या बोला बच्चा, 0,0 पे तो किसी को नहीं रखा ना, तो 0,0 यहाँ पे मान लेते हैं। बोलो यहां से 1 मीटर पे x1 = 1 था ना बच्चा, m मास। फिर बोलो कितने डिस्टेंस पे है, बताओ जल्दी से, कितने हैं बोलो जल्दी से, 2m। फिर बोलो कितने पे है, बोलो 9 पे है। तो अगला लास्ट वाला बोल दो तुम लोग कहां पे होंगे जल्दी से, nm। तो n का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे सिंपल था बच्चा, तुम समझ ही नहीं पाए। अरे बच्चा देखो ना, पहले समझो ना, ऐसे पुट कर दिए क्या, रुक जाओ, ऐसे पुट कर दिए क्या। अब बोलो XCOM कितने बच्चा बोलना चाहता है, m × 1 प्लस, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, 2m × में 4 प्लस, बोलो जल्दी से 3m × 9 प्लस, जल्दी जल्दी बोलो ना, nm × n का स्क्वायर, और अपॉन में बोलो जल्दी से क्या लिख देंगे, बोलो ना, m प्लस अरे बोलो ना, कितने का तो उड़ गए तोते, अरे तोते उड़ गए क्या? अब सोचो m कॉमन लो, तो बोलो 1 को, अच्छा इधर देखो 2 का पावर 3 दिख रहा है तुमको, 4 को 2 का स्क्वायर × 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश। अच्छा इधर देखो n² मल्टीप्लाई n, तो n का क्यूब। अब बटे में क्या लिखेंगे, नीचे तो अभी भी वही चलेगा, 1 + 2 + 3 प्लस डैश n तक। फटाफट यहां तक लिख डालो, फटाफट n, अरे m से m काट देना, हाँ और जल्दी से करो फटाफट। यहां तक हो गया। अब एक फार्मूला होता है, अगर क्यूब हो, समझना बच्चा, अगर पहले लिख लो यहां तक, अगर क्यूब हो तो उसका एक फार्मूला होता है, मैं बता रहा हूं, देखना, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में नीचे वाला का तभी फार्मूला याद है ना, क्या यहां से एक तो कट जाएगा तो बचेगा क्या, n × n+1/2। कितना आसान था। अगर फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चनों को 1 सेकंड में सॉल्व कर डालेंगे। अगर फॉर्मूला नहीं पता है, ये सब फॉर्मूला 1 का क्यू 2 का क्यू का क्या होता है तो नहीं याद होता है, इसीलिए हम लिख देते हैं क्वेश्चन में, ताकि कम से कम रिवाइज समय थोड़ा सा तो ध्यान में रहे। क्या सच्चाई है कि नहीं है? जल्दी से करो बच्चा, ये सब बिगनर बॉक्स 1 2 में तुमको मिलेगा, तुम लोगों को ये मिलने वाला है, इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते तुम। चलो आ जाओ, सर कितना हाई लेवल का क्वेश्चन करा रहे, एक तो आसान करा दो ताकि हम भी आसान से चले जाए, घर जाए तो अच्छा लगे हमें। क्या ऐसा सोच रहे हो ना? नहीं सोचो, कोई बात नहीं, हम सोचवाते हैं ऐसा भी। जल्दी लिखो, पहले इतना तो लिख लो बच्चा, लिख लो COM लिखो। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट टॉपिक COM, पहले नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, छोटा सा टॉपिक है COM ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन 2 डायमेंशन। COM ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन 2 डायमेंशन। अभी तक 1 डायमेंशन में खेल रहे थे, पता है ना। COM ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, क्या हो जाएगा बोलो, ऑफ पार्टिकल्स इन 2 डायमेंशन। सुनो, अगर मैं बोलूं 2 डायमेंशन, समझ में आया क्या? 2 डायमेंशन देखो ऐसे समझो बच्चा, अगर मैंने बोला एक हमारे पास x एक्सिस है और दूसरा हमारे पास क्या है, y एक्सिस, यहाँ पे एक m1 मास रखा हुआ है लेकिन इसका लोकेशन पता है x1, y1। अच्छा, दूसरा हमारे पास में m2 मास रखा हुआ है और इसका भी लोकेशन पता है x2, y2। बात समझ में आया क्या? इसी तरह से थर्ड मास इधर रख दिया होगा
और इसका बोलो क्या लोकेशन है, x3, y3। इस तरह से हमारे पास में बहुत सारे मास होंगे, mn मास है तो बोलो इसका क्या होगा, xn, y। अब यहाँ पे x एक्सिस भी काम कर रहा है और y एक्सिस भी काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल बातें करेंगे। क्या करेंगे, सर XCOM हमें निकालने आता है, हम क्यों दिमाग लगाएंगे, सेपरेट दोनों का निकाल लेंगे। नहीं आया समझ में, XCOM के लिए क्या पढ़ेंगे सर, M1 X1 प्लस में M2 X2 प्लस में डैश सर MN XN लिख देंगे, और अपॉन में नीचे क्या लिख देंगे सर, M1 प्लस M2 प्लस में डैश MN लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। इसी तरह से अगर YCOM तुमको बोले तो क्या लिख दोगे, बोलो M1 Y1 प्लस में M2 Y2 प्लस में डैश MN YN, अपॉन में क्या लिख दोगे तुम, बोलो जल्दी से, M1 प्लस M2 प्लस डैश MN। तो अलग अलग अगर Z एक्सिस में दे देता तो Z वाला के लिए अलग से लिख देंगे, और क्या करेंगे। तो आसान है ना, फटाफट लिखो, बैठो मत, लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी करो, मेरे को लगता है इसको रोक देना चाहिए। क्या बच्चा क्या बोलते तुम लोग, सुनो तो, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, XCOM और YCOM कहीं ना कहीं तो आया होगा, X कुछ ना कुछ तो वैल्यू आया होगा ना, मान ले 5 आया, 6 आया, 7 आया, कुछ तो आया होगा। तो कहीं ना कहीं इसी, अब इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं एक जगह होगा जहां पे ये आया होगा, क्या काम से, XCOM YCOM। क्वेश्चन में पूछेगा कि ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, तो हमको पता है ये ओरिजिन होता है, तो यहां से कितने डिस्टेंस पे है, D डिस्टेंस, और D की वैल्यू तुमको पता है निकालना, XCO, अरे X1 का स्क्वायर प्लस Y1 का, या ऐसे पढ़ा होगा तुमने बचपन में, X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर, Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर का अंडर। अरे नहीं आया क्या, लिख डालना कि ये जो है D जो है ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से बोलो, ओरिजिन। जल्दी जल्दी लिख डालो ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ COM, पूरा लिखो, लिखो बच्चा, हड़बड़ाना नहीं है, इसमें कुछ नहीं है दिमाग लगाना था। आज के क्लास में एक नॉर्मल बच्चा आज के क्लास को तो एकदम एंजॉय किया होगा कि यार हाँ आज सिंपल है चीजें, बस एक हवा बना रखे हैं लोग कि COM बहुत हार्ड है। इसी तरह से तुम आगे देखना ना, रोटेशन पर आएंगे तुम कहोगे यार इतना आसान चैप्टर है, लोग कह रहे हैं कि इतने हार्ड है। जल्दी जल्दी करो, हो गया क्या, रुक रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी लिख लो। एक क्वेश्चन डालेंगे, देखो, फाइंड द COM ऑफ द सिस्टम। बाप रे बाप, बच्चा बातें नहीं करो ना। देखो पांडु, तुम पढ़ने में बहुत अच्छा था जब अकेले बैठता था, हाँ देखो इधर, चल बात करें क्या, देखो फाइंड द COM ऑफ द सिस्टम, पहले लिख लो, अगर नहीं लिख पाया तो फटाफट लिख डालो, फाइंड द COM ऑफ द सिस्टम। ऐसे इसको मिटाते नहीं है तो तुम जैसे छूट जाता है तो थोड़ा सा 5 मिनट रुक लेना, पीछे करके लिख लेना, फाइंड द COM ऑफ द सिस्टम, फाइंड द COM ऑफ द सिस्टम। और ये है हमारे पास में एक ऐसे रखा हुआ है 1 kg, अरे सुन लो, ऐसे रखा हुआ है, एक स्क्वायर 2 मीटर का है, 2 मीटर का है, 2 मीटर का है, 2 मीटर का, इसके कॉर्नर पे 1 kg का मास रखा हुआ है, इसके कॉर्नर पे 2 kg का मास रखा हुआ है, और इसके कॉर्नर पे 3 kg का मास रखा हुआ है, इसके कॉर्नर पे 4 kg का मास रखा हुआ है। तो इस सिस्टम का COM कहाँ पे होगा ये बताना है, कहाँ पे होगा ये बताना है। ऐसे थोड़ी होता है हवा में कुछ भी मन करे बोल देने का है। नहीं पढ़ने का इच्छा है तो घर जाइए, बीच में से उठ सकते हैं, बट ऐसे थोड़े कुछ भी बोल देने का, जब इतना चीजें समझाए हैं।
तुम तो परेशान इसीलिए हो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं ना रे। तो जल्दी निकाल फिर फटाफट, रोने से थोड़ी काम चलेगा, निकालना होगा क्वेश्चन। देख लो उधर देख रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तेरा ध्यान किधर है, क्वेश्चन इधर है, जल्दी करो। अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे। चलिए करिए, सॉल्व कीजिए फटाफट। सबसे पहले देखो इधर, बच्चा इधर देखो, जो नहीं देखे उसको मैं थप्पड़ मारूंगा, इधर देखो नहीं तो। सबसे पहले क्या करेंगे, एक काम करेंगे, सर ये सिस्टम दिया ना तो हम अपना मर्जी से 0,0 कहीं मान लेंगे। अपना मर्जी से क्या मान लेंगे, 0,0। तो ये हमारा क्या हो गया, 0, तुम में से कोऑर्डिनेट तो बोलो, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2,0। इसका कोऑर्डिनेट बोलो, 2 इधर से, हाइट भी 2 इधर से, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बोलो जल्दी से। नहीं आया समझ में, अरे ऐसे एक एक्स, अपना मर्जी से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिए। अब देखो कितना आसान है निकालना, देखो इधर XCOM निकालना है। क्या निकालना है, XCOM। बोलो M1 मास कहां पे रखा हुआ है, तो 1 kg इंटू 0, कैसे लिख दिए 1 kg। अरे 1 kg यहाँ पे है और इसका x में कितना है, 0 है ना यार, नहीं समझ में आ रहा। 2 kg कहां पे है, तो 2 इंटू उसका x वाला, इधर वाला x होता है ना, तो कितना लिखेंगे, प्लस में। तुम ही बताओ 3 kg का बोलो जल्दी से, 3 इंटू 2। क्यों लिखे 3 इंटू 2, इधर x होता है, इधर y होता है। अभी भी नहीं आया है। 4 kg का बोलो, 4 इंटू 2, 4 इंटू 0। नीचे क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, बोलो जल्दी से। 2 2 जा 4, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, और इधर भी 0 हो जाएगा। नीचे बोलो 10/10 ना, गधेरा है तुम, कितना आ जाएगा, तो XCOM क्या होगा, आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह से YCOM तुम लोग में से कोई निकाल सकता है क्या पूरे क्लास में से, चलो चश्मा स्टार्ट करो, YCOM बोलना। 1 kg का बोलो, y कितना है 1 kg का, अरे 0,0 पे तो दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे ना, अरे जल्दी जल्दी बोलो ना, बोलो 2 kg का बोलो कितना है, 2 इंटू 0। 3 kg का बोलो 3 इंटू 2। 4 kg का बोलो 4 इंटू 2। नीचे बोलो 10 लिख दो सीधा क्या, कोई इधर ध्यान है नहीं दे रहे हैं, क्यों देना, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। 6 प्लस 8 बाई में 10 कितना हो गया, 14 बाई में 10। 7 बाई में 5 सेंटी नहीं, मतलब 7 बाई में 5 हो गया। आगे ये क्या आया हमारे लिए, YCOM। तो इसका XCOM 1 पे है, तो 1 कहीं यहाँ पे होगा, यानी कि इधर कहीं पे होगा, बीचों बीच तो नहीं होने वाला है, कहीं इधर होगा, जिसकी वैल्यू कितना होगा सोच के बताओ जल्दी से। 1,7/2, 7/5 है क्या, 7/5। अच्छा इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे, तो क्या करेंगे, D इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 7/5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो 1 प्लस 49 बाई में 25 का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 74/25 का, ये भी निकाल देंगे। फटाफट कर डालो, एक आसान क्वेश्चन है ये, कर डालो भाई, खत्म करो इसको। जल्दी कर डालो ना यार, हो गया क्या, इसको लिख लेना, सबके सब लिख लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, घर पे जाकर करके इस चैप्टर को रिवाइज करना है सबको।